बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी। आज मेरी मेहमान शख्सियत जो हैं वो ज़मान ख़ान साहब हैं, प्रोफेसर ज़मान ख़ान शेरवानी साहब। माशाल्लाह ये हमारे कॉमर्स कॉलेज डेरा गाज़ी ख़ान में इन्होंने तकरीबन काफ़ी अर्सा सर्विस की और फिर रिटायरमेंट के बाद ये सेटल हो गए लाहौर। लेकिन माशाल्लाह इनके बच्चे बाहर भी सेटल्ड हैं। एक यूएसए ऑस्ट्रेलिया में है, एक बेटा इनका माशाल्लाह दुबई में, यूएई में है और एक बेटा जो है वो सऊदीया में है। तो ये जो ज़िंदगी के सफ़र की कहानी है, कैसे आगाज़ हुआ, कैसे स्टार्ट, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। और ज़मान ख़ान जो है ही इज़ द सिंबल ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, किस तरीके से अपनी तालीम मुकम्मल की, कैसे कैसे कहाँ रहे, ये आप सुनेंगे तो ये एक बाकी लोगों के लिए भी सबक है कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ज़मान ख़ान की स्टोरी जो है एक मोटिवेशनल स्टोरी है। तो ख़ान साहब कैसे मतलब तालीम कहाँ हासिल की, फिर करियर का आगाज़ कैसे किया सर? गौरी साहब, बात ये है कि मैं बाई बर्थ डेरा गाज़ी ख़ान से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी जी। वालदैन 47 में माइग्रेशन करके डीजी खान सेटल्ड हुए और फिर उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ 53 की है। और एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ था, क्योंकि जब लोग माइग्रेशन करते हैं तो सब कुछ चेंज आता है उनमें। इसी तरह वालदैन का वहाँ भी ज़मींदारा था, लेकिन यहाँ आए तो वो सब कुछ लुटा के आए और उसके बाद फिर उन्होंने अपना ज़ीरो से स्टार्ट किया। फिर ये हुआ कि उन्होंने अपने गुज़रात को बेहतर करने के लिए, वहाँ तो चूँकि ज़मींदारा था तो यहाँ भी ज़मींदारा मिला नहीं था, तो उन्होंने फिर हाथ पाँव मारे और फिर एक स्टेज पे आके उन्होंने ड्राइविंग सीखी। अच्छा। वालिद साहब ने तो एक अर्सा फिर वो ड्राइविंग प्राइवेट उसमें करते रहे। फिर हमारी होश में ही उन्होंने, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता था गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट जिसको जीटीएस भी कहते थे। तो उनमें उन्होंने एज ए ड्राइवर उनको ज्वाइन किया और इस तरह से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वालिद साहब को बरसर रोजगार हो गए। फिर चेंज आना शुरू हुआ। अच्छा। इस तरीके से फिर हमने जब आँख खुली तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने परेशानी नहीं दिखी। तो उसी तरह से वही बचपन में जिस तरह से बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, हमें स्कूल भेज दिया गया। तो प्राइमरी स्कूल मैंने वही जो होता हमारा सिस्टम उन दिनों था कि टाट पे अमूमन क्लासें होती थी, टीचर भी बस ऐसे ही होते थे, लेकिन उनमें ये था कि कमिटमेंट होती थी उनकी कि उन्होंने पढ़ना है, पढ़ाना है। सही। तो मुझे याद है कि मेरे साथ मेरा एक क्लास फेलो होते थे मुस्तफ़ा सदुज़ाई, जो इसमें नादरा में भी रहे हैं कुछ अर्से तक। सही। तो हम चूंकि उस वक्त अपनी क्लास में थोड़ी सी पहचान थे और हमारा एक टीचर कहा करते थे कि ये दोनों बच्चे जो है ना, लगता है कुछ ना कुछ बनेंगे। अच्छा। ये प्राइमरी की बात है। हमें तो उस वक्त ख्याल ही नहीं था कि क्या बनना होता है क्या नहीं होता। बहरहाल प्राइमरी मैंने वहाँ 48 ब्लॉक में जो हमारा प्राइमरी स्कूल था उससे हासिल की। फिर उसके बाद यहाँ डेरा गाज़ी ख़ान में दो मारूफ इदारे हैं, एक इस्लामी हाई स्कूल के नाम से था और दूसरा गवर्नमेंट हाई स्कूल के नाम से था। चूँकि मेरे घर के नज़दीक वो इस्लामी स्कूल आता था और मेरे कुछ कज़न वज़न जिन्होंने वहीं इस्लामिया हाई स्कूल से तालीम की थी, अच्छा, तो प्रेफरेबली मुझे भी वहाँ उन्होंने कहा कि आप इस्लामिया स्कूल ही ज्वाइन करें। मैंने 60 में फिर वहाँ ज्वाइन किया। मैट्रिक फिर मैंने 68 में इस्लामिया हाई स्कूल से किया। फिर उसमें चेंज आता रहा, कभी वो सिटी स्कूल बन गया, कभी इस्लामिया बन गया, कभी इसी तरीके से फिर एमसी बन गया। तो ये चेंज आते रहे। खैर हमने उस मैट्रिक करने के बाद फिर मैंने मैट्रिक में साइंस सब्जेक्ट रखे थे। अच्छा। और उसको टारगेट ये था कि इंजीनियरिंग नॉन मेडिकल में जाके, इंजीनियरिंग ग्रुप में जाके इंजीनियरिंग बनना है। अच्छा। मैट्रिक के बाद फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, डेरा गाज़ी ख़ान गवर्नमेंट कॉलेज को। फर्स्ट ईयर में मैं अभी स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए थे, सेकंड ईयर की प्रमोशन होनी थी। उसने इत्तेफाक वाले साहब चूँकि जीटीएस में ड्राइवर भी थे और हमारे यहाँ एक उन दिनों एक मेरे अजीज़ थे शोरकोट में, उनकी डेथ हुई।
हम्म, तो फैमिली मेंबर चूंकि हमारे यहाँ मोहल्ले में का अपनी बिरादरी काफ़ी है, तो उनको वहाँ ताज़ियत के लिए इकट्ठे शोरकोट जा रहे थे। अच्छा। तो अल्लाह सुबह यहाँ से बस चलती थी फैसलाबाद के लिए, तो वो उसमें सवार हुए। यहाँ से निकलने के बाद तकरीबन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पे एक रैंप होता था बहुत बड़ा पानी फ्लो के लिए। वो गाड़ी स्पीड में थी कि अंदर सुबह का टाइम था, ये समझ नहीं आई कि उसका तो ड्राइवर को नींद आई या गाड़ी स्लिप हुई। वो ड्राइवर से गाड़ी स्लिप हुई जाकर दरख्त में लगी, और वालिद साहब चूंकि ड्राइवर के पीछे सीट में बैठे हुए थे अच्छा। और मेरे अजीज़ो कारी बैठे हुए थे, तो उनमें से 2-3 तो वहाँ मौके पर डेथ हुई। अच्छा। फैमिली मेंबर से वालिद साहब की राइट जो लेग थी इंजर्ड हुई, अच्छा। यानी ये पाँव है वो बिल्कुल ऐसा हो गया। अच्छा। बस वो कोहराम बच गया फिर। तो उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल में आ गया। हॉस्पिटलाइजेशन क्योंकि मैं घर में बड़ा औलाद नहीं था, तो जैसे जैसे उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी तो मैं उनके साथ ही था हॉस्पिटल में। घर से सब खाना नाश्ता नुश्ता लेके जाना, ये करना वो करना, इस चीज़। तो अभी 2-4 दिन गुजरे थे, तो नाज़िम बात है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो पता लगा, और वालिद साहब इत्तेफाक से अपनी यूनियन के उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे। अच्छा। लेबर यूनियन के। तो लाजिम बात है जब आदमी इस ओहदे पे हो तो डिपार्टमेंट के हर आदमी को पता होता है कि उनके साथ क्या हुआ। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो उन दिनों वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते थे, वो उनकी तीमारदानी के लिए ममताज कुर्सी के लिए वहाँ आए। अच्छा। और गपशप करते हुए पूछा कि आप तो ड्राइविंग नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपको तो ये पाँव ही नहीं है, तो लिहाजा आप तो अनफिट हो गए आप। तो अल्लाह ताला जिस तरह होता है अपन मिजाज कुर्सी की और कहा कि जी अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और आप अगर चाहें, लाजिम बात है कि अगर किसी को आपको सब्सिट्यूट के तौर पर डिपार्टमेंट दे तो मैं आपको कहीं ना कहीं किसी को एडजस्ट कर दूंगा। तो वाले साहब कहने लगे जी मेरा बड़ा बेटा है, तो देख लें अगर ये कहीं एडजस्ट हो सकता है तो कर लें। तो वो कहने लगे ठीक है मैं कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दूं। और उस वक्त ये था कि डिपार्टमेंट में रहते हुए एम्प्लॉयज को प्रेफर किया जाता था उनकी फैमिली को, ताकि किसी किस्म के मसले ना बने। आज तो वो दौर नहीं है, उस वक्त ये चीज़ें थी। तो बेसिकली यही हुआ कि मैंने फिर वो बादल नाखास था, क्योंकि जब आदमी स्टूडेंट्स लाइफ में और जब इरादे ये हो कि इंजीनियरिंग करनी है और 1 लाख फिर उसको थोप दिया जाए कि क्लरिकल जॉब में चले जाएं, मैं यकीन करना इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि मैंने पोलाइटली वालिद साहब को करके मैं नहीं ज्वाइन करूँगा। तो फिर चूंकि मेहमान वगैरह वालिद साहब को पूछने के लिए घर में और मेम्बर आए थे, तो उन्होंने फिर मुझे मोटिवेशन दी। कहने की भी बात यह है कि आपको घर में बैठे हुए नौकरी मिल रही है, लोग तो नौकरी के लिए तरसते हैं, तो आप समझ नहीं आ रही कि आप क्यों इनकार कर रहे हैं। मैंने उनको अपना मुद्दा बयान किया कि मेरा तो प्रोग्राम जी इंजीनियरिंग जाने का है, मैं तो अभी इस बारे में सोच भी नहीं कि मैं इस तरफ जाऊँगा। बहरहाल मकसद ये है कि मुझे उन्होंने मोटिवेशन करके उन्होंने एग्री किया कि जी आप ज्वाइन करें। खैर मैं नेक्स्ट डे फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास चला गया, उनको जाकर रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने फिर एक लीव वैकेंसी क्रिएट की। अच्छा। और उससे मुझे 3 महीने के लिए एज ए बुकिंग क्लर्क ज्वाइन कराने की कोशिश की, उन्होंने ऑर्डर करने की कोशिश की। मजे की बात यह है कि मेरी उस वक्त उम्र 16.5 साल थी। अच्छा। मैट्रिक के बाद। तो इत्तेफाक से वो जो जैसे मैंने बताया कि वालिद साहब वाइस प्रेसिडेंट थे कॉलेज अपने लेबर विंग के, लाजिम बात है वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनके कोई ना कोई छोटे मोटे क्लैश बतौर लेबर के होते रहते थे। तो मुझे वो याद है कि मैं जब मेरा केस वो सुप्रीटेंडेंट के पास गया ऑर्डर होने के लिए, तो इत्तेफाक से हो सकता है उनके दिल में भी कुछ ऐसी कभी कोई आपस में चपकलश हुई होगी। तो जैसे ही मेरा केस उनके पास गया, सुप्रीटेंडेंट साहब ने इनकार कर दिया कि जी चूंकि आप गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक आपकी एज 18 ईयर नहीं है और 18 ईयर से कम को सर्विस नहीं मिल सकती। उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के उसको मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर, और साथ ही उन्होंने वो लेटर जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भेज दिया कि ये काबिल नहीं। जैसे मैंने बताया कि उस वक्त क्योंकि थोड़ा सा रख रखाव होता था, तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब ने सुप्रीटेंडेंट को बुलाया। उसने कहा भाई ये मैंने आपको स्पेशली केस दिया है। वो फिर जैसे होता है उन्होंने रूल्स के ये रूल्स हैं ये रूल्स हैं, उसमें आपको यही पता है कि मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, मेरे पास पावर ऑफ रिलैक्सेशन है, सही है, तो आप क्यों इसमें रुकावटें डाल रहे हैं। तो खैर उन्होंने फिर इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मेरी ऑर्डर की। अच्छा।
मैंने फिर ज्वाइन किया। जैन कहाँ पे किया था? यही GTS डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान। अच्छा अच्छा। वो भी बड़ी एक अजब कहानी है कि मैं 3 दिन मुझे ट्रेनिंग के लिए उन्होंने दिए। चौथे दिन मुझे ड्यूटी दी कि सुबह 4 बजे आप यहाँ ड्यूटी पे आ जाएं। अच्छा, अलग सुबह। अच्छा। अब एक बच्चा जो अभी आंख भी ना खोल रहा हो, उसके इरादे कुछ और हो, सुबह ड्यूटी पहुंचना, और ड्यूटी भी ऐसी जगह जिसका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। यकीन करना कि मैं पहली ड्यूटी पे घर से लेके अपनी ड्यूटी के ऑफिस तक रोता हुआ आया। क्योंकि उससे कन्वेंस भी नहीं होती थी, पैदल चलना होता था, पैदल होते थे। सही बात है। ज्वाइन किया, फिर उसके बाद ये है कि जब ज्वाइन कर लिया तो लाजिमी बात है फिर हौसले ऐसे ऐसे बुलंद होने शुरू हुए। तो ऐसे से मैंने तकरीबन 3 महीने गुजारे। अच्छा। और 3 महीने के बाद मेरी टर्मिनेशन हो गई। टर्मिनेशन हो गई? टर्मिनेशन हो गई। अच्छा। लीव वैकेंसी थी वो। अब लीव परमानेंट बेस पे होती तो बात बनती। उन्होंने फिलहाल टेम्परेरी दिया था। टर्मिनेशन हो गई। वो इत्तेफाक से जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे वो तब्दील हो गए, उनकी नए आ गए। अच्छा। तो इस तरीके से फिर गैप आ गया कुछ थोड़ा सा। मैंने फिर रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहने लगे इस वक्त तो जगह नहीं है। तो ये नहीं, जब मैंने ज्वाइन किया तो उस स्केल नंबर 5 में मैं एज ए बुकिंग क्लर्क ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा। फिर मुझे वो कहने लगे कि जी अब इस वक्त हमारे पास एक सीट है, वो है फ्यूल पंप अटेंडेंट। अच्छा। स्केल नंबर 1 में। अच्छा। बहरहाल फिर मैंने वो भी ज्वाइन किया। वो भी डीजी खान? डीजी खान है। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ की ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे उनकी तमाम अच्छी चीजें होती थी, मैकेनिकल सिस्टम, पंप शंप सब कुछ अपने होते थे। सही। तो वहाँ पे मुझे बतौर FPA लगा दिया। खैर उसमें ये था कि ड्यूटी ये थी कि ऑफिस ड्यूटी थी, तो वहाँ सिर्फ बैठे रहना ऑफिस में, गाड़ियों ने पेट्रोल डीजल डलवाना है और उन्होंने बताया कि इतना डाल दिया, इतना, हमने सिर्फ उसको बैलेंस जो है ना वो मेंटेन करना होता था बस। तो मैंने 3 साल स्केल नंबर 1 में ही फिर काम किया। अच्छा। फिर तकरीबन 3 साल के बाद दोबारा फिर कुछ सीटें आई तो फिर मुझे दोबारा फिर एज ए बुकिंग क्लर्क ज्वाइन करा दिया। फिर वो परमानेंट बेस पे आ गया। तो लाजिम बात है कि जब क्लर्क फिर इधर डीजी खान में। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं ज्वाइन कर लिया। लाजिम बात 2 साल गुजरे थे या 3 साल गुजरे होंगे। तो वालिदैन फिर ये सोचते हैं कि चलो बेटा जो है बेरोजगार हो गया है, साथ शादी भी कर दी जाए। अच्छा। तो वो उसी अर्ली एज में शादी होगी। तो ये नहीं सोचा था कि इस अर्ली एज का फायदा क्या होगा, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि ये निज़ाम कुदरत है कि वो इंसान को आजमाइश में भी डालता है, आजमाइश से भी वही निकालता है और आसानी भी वही पैदा करता है। तो आज समझ आती है कि वो अगर मैं शायद जब अगर FS करता, इंजीनियरिंग में जाता, शायद ना होती या वाले साहब ये हादसा ना होता, मैं ज्वाइन ना करता, तो शायद आज मैं इस मुकाम पे ना होता। अच्छा। तो खैर दोबारा बुकिंग करा, शादी होगी, बच्चे आने शुरू हो गए। फिर जहन में आया कि यार मैं मैट्रिक हूँ, कुछ तालीम करूंगा तो बात बनेगी। जहन में आया, फिर मैंने उसको ऐसा प्राइवेटली स्टडी करना शुरू किया। और एक हसीन इत्तेफाक कि उससे पहले मैंने 1-2 बार इम्तिहान दिया इंटर का, सप्ली आती ही। अब ये खुशकिस्मती थी मेरी कि मेरी 20 अप्रैल को शादी हुई, 23 को मेरा एक सप्ली का पेपर था। अच्छा। इंटर का। अच्छा। सप्ली का एक बाकी क्लियर हो गए थे, इंग्लिश का मेरा सप्ली थी उसमें। बहरा तो चूंकि शादी नई नई थी, हमने डेट शीट तो देखी, पेपर आ गई है, लेकिन ये नहीं देखा कि टाइम क्या है। अमूमन रूटीन ये होती थी कि वो प्राइवेट स्टूडेंट के पेपर सेकंड टाइम हुआ करते थे। मैं जहनी तौर पे था कि सेकंड टाइम पेपर होगा, तो मैं उसी के मुताबिक सेकंड टाइम पेपर के लिए वहां पहुंचा। जब पहुंचा तो वहां पेपर शुरू हो चुका था। तो निगरान जो पहला था उसने रोका मुझे, किधर? मैंने कहा मैं पेपर देने आया हूँ। कहते पेपर तो 10 मिनट पहले शुरू हो चुका है। आपका किस चीज का पेपर है? मेरा इंग्लिश का है। नहीं जी, इंग्लिश का पेपर तो सुबह हो गया। अच्छा। अच्छा। मैं परेशान हूँ कि ये क्या हुआ भाई, मैंने ड्यूटी देखी, वाकई तो सुबह पेपर था। फिर अपने उसी तरह से निकले, साइकिल उठाई, घूम फिर के घर आ गए। तो बेगम बताया कि आज का पेपर ये मिस हो गया है। और वो तकरीबन सेकंड पेपर जो था तकरीबन हफ्ते के बाद होना था। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा भाई अब हफ्ता मुझे इस पे लगाना पड़ेगा, देखी जाएगी।
खैर फिर मैंने वो एक हफ्ता पूरा जो बीवी पेपर था उसकी तैयारी शुरू कर दी। अच्छा। बीवी पेपर हुआ, कुछ हौसला था कि शायद पास हो जाऊंगा, लेकिन 50-50 था कि शायद ड्रॉप भी हो सकता हूँ, कुछ चांस मिल जाए तो हो भी सकता हूँ। पेपर दे दिए, चले गए। तो 2-3 महीने के बाद जब रिजल्ट आया तो पता था कि रिजल्ट आना है, लेकिन मैं देखने नहीं गया। पता था कि शायद पता नहीं क्या हो क्या ना। तो मेरा एक दोस्त, अल्लाह ताला मरहूम मगफरत करे, हमारा काफी गहरी दोस्ती थी। मैं ड्यूटी से फारिग होकर घर आ गया। वो शख्स अखबार, उन दिनों अखबार रिजल्ट जो है अखबार में आया करते थे, तो चूंकि थे वो अखबार लेके मेरे घर आ गया। उसने बैल दी, घंटी बजाई, दरवाजा खड़काया, मैं गया। वो कहने लगा ज़ुमान खान यार तो पास हो गया। अच्छा। वो मैं ये तो मुआजिज़ा हो गया। तो उसके वो लफ्ज़ मुझे याद हैं। कहते ज़ुमान खान लगता है आपकी जो बीवी है ना बड़ी मुकद्दर वाली आई है कि अभी ये चेंज आया और तूने एक पेपर करके अपना इंटरव्यू पास कर लिया। बड़ी बात। तो अल्लाह का शुक्र है, हर वो बात आई गई हुई। तो इस तरीके से फिर मैं कोशिश करता रहा कि चलो आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन को इम्प्रूव की जाए। फिर मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद फिर टारगेट ये रखा कि लॉ करूँगा। अच्छा। मैंने फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की कि जी मैंने ग्रेजुएशन कर दी है, अब लॉ यहाँ नज़दीक नहीं होता नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी में नाइट क्लासेस चलती हैं, तो मेहरबानी करके मुझे ट्रांसफ़र कर दिया जाए लाहौर, ताकि मैं अपनी लॉ की स्टडी भी कर सकूँगा, अपनी ड्यूटीज भी होती रहेगी। सही। उन्होंने खैर मुझे रिक्वेस्ट कंसिडर करते हुए मेरी पोस्टिंग लाहौर कर दी। अच्छा। लाहौर चला गया, लॉ में एडमिशन ले लिया। LL FEL मैंने क्लियर किया, सब LLB की क्लासेस शुरू हो गई। तो दरमियान में ऐसे जहन आया कि ग्रेजुएशन तो हो गया है, MA का इम्तिहान ऐसे प्राइवेटली दे दिया जाए। तो सोचूं मुझे चॉइस नहीं थी कि किस सब्जेक्ट में किया जाए। अच्छा। जहन में आया यार इस्लामियात थोड़ा सा इजी है और उसमें बंदा इसी में कर लेते हैं, चलो एक्स्ट्रा एजुकेशन हो जाएगी लॉ के साथ, इस्लामियात का एग्जाम दे दो। तो मैंने प्राइवेट इम्तिहान दे दिया। खुदा का करना हुआ 3 माह बाद जो रिजल्ट आया MA क्लियर हो गई। कंबाइन होता था? हाँ जी। अच्छा। 2 साल का वक्त के बाद फुल सब्जेक्ट के साथ इम्तिहान हो गया। तो अल्लाह करना हुआ मेरा क्लियर हो गया। अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे जिंदगी गुजरती रही, चेंजेस आती रही और अल्लाह ताला मुझे नवाजता रहा। हाँ, जैसे उसमें एक चीज मैं बताना भूल गया, वो ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी शादी हुई तो मैंने इंटर किया। जब मैंने ग्रेजुएशन की, मैं इंटर के साथ वो किया और साथ ही बेटी पैदा हुई। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। खैर उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन की, बेटा पैदा हुआ, बड़ा बेटा। फिर जब मैंने लॉ में MA किया तो तीसरा बेटा पैदा हुआ, 3 बच्चे हो गए। तो मैं वो लाहौर में बच्चों के साथ फैमिली के साथ रह रहा था, चलता रहा निज़ाम। तो इत्तेफाक से ये टेक्निकल एजुकेशन में कुछ अनाउंसमेंट हुई इंस्ट्रक्टर इस्लामियात के लिए, वो मैंने खैर अप्लाई किया। बादल खासा चॉइस नहीं थी, ऐसी मोटिवेशन की मैंने उसको अप्लाई कर दिया। हुस्न इत्तफाक कि जब इंटरव्यू के लिए मैं गया हूँ वहाँ पे, तो मैंने जब देखा कि वहाँ बाहर कैंडिडेट्स का जिम्मे गफीर, कम अज कम मेरा ख्याल ये था कि 80 कैंडिडेट होंगे। अच्छा। और मजे की बात, वो जो कैंडिडेट थे वो सब जुब्बे कुब्बे के लिहाज से लगता था कि वो मास्टर इस्लामियात की हुई है उन्होंने। मौलवी लगते थे। अच्छा। मैं चूंकि क्लीन शेव था, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस वक्त भी वेल ड्रेस्ड होता था। वहाँ गए तो गपशप हुई और आप, मैंने कहा मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। अच्छा ठीक है, गपशप की इंटरव्यू हुए, इंटरव्यू दिया तो वापस आ गए। 3 महीने गुजरे तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा ये इंटरव्यू दिया था, जरा पता करता हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं वहाँ ऑफिस गया, जाके पूछा, वो बताने लगे वो फलां जो बैठे हैं उनसे जरा रब्ता कर लें। तो मैं उनके पास गया, दुआ सलाम की, उनसे पूछा, मैंने कहा वो इंटरव्यू हुए थे उसका क्या बना।
तो उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, मैंने बताया, उन्होंने वो इस तरह लिस्ट निकाली साइड से और देखी, कहने के जी आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। अच्छा। मैंने भी कोई केयर नहीं की, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था, वो तो एक फॉर्मेलिटी थी, चलो भाई दे देते हैं। वक्त गुजर गया, 1.5 महीने गुजरा, मुझे फिर कॉल लेटर रिसीव हो गया सिलेक्शन का। अच्छा, वो इस्लामियात करी। उसी का। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मैं, उन्होंने लिखा कि यू आर सिलेक्टेड एज इंस्ट्रक्टर ग्रेड 17, ज्वाइन विद इन वीकली, और ये वो जिस तरह लेटर आया, तो मैं वो लाहौर में ही था, वो लेटर लेके फिर मैं सुप्रीडेंट साहब के पास पहुंच गया। मैंने कहा भाई ये मैं पिछले दिनों आपसे पता किया था, तो आपने कहा था कि आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो ये क्या हो गया है? वो कहने लगा जी प्रोफेसर, उन्होंने मुझे प्रोफेसर कहना शुरू कर दिया वहीं पे। तो प्रोफेसर साहब बात ये हुई कि हमने 5 आदमी सिलेक्ट किए थे, तो उनमें से एक बंदे ने रिफ्यूजल कर दी और मेरिट में 6ठा नंबर आपका है। वेरी लकी। अच्छा, अब ये देखें कि आदमी किस तरीके से अल्लाह ताला इंसान को नवाजता है। तो फिर वो लाजिम बात है, इंतहा हो गई थी कि स्केल 5 से स्केल 17, बड़ी बात। बस वो फिर जनाब एक धूम मच गई डिपार्टमेंट में भी कि हमारा एक लड़का भाई जो है वो एजुकेशन में 17 में जा रहा है। तो मैंने फिर वो आके रिक्वेस्ट की अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कि मेरे सिलेक्शन में, उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा एक एम्प्लॉइज इस लेवल से इस लेवल पे जा रहा है। सही। और फिर उन्होंने मुझे उसमें बहुत मेरे साथ रिलेक्शन की। वो रूल्स होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, या तो महीना पहले नोटिस दे या फिर तनख्वाह जमा कराए, उसकी सब रूल्स आ रहे थे। सही। लेकिन उन्होंने तमाम चीजें रिलैक्स करके होते मुझे कहा जी आप ये आपके पास टाइम थोड़ा है, हम आपको विद पे महीने की तनख्वाह भी देंगे, जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो भी देंगे, आप ये रिलीविंग लें और जाके जाएंगे। मेरी पोस्टिंग पहली पोस्टिंग लिया में हुई। अच्छा। तो लिया मेरे लिए उस वक्त बिल्कुल नया था। खैर मैंने वहाँ ज्वाइन किया, फिर अल्लाह का शुक्र है ये मैं इस सिलसिले चलता रहा, फिर बच्चे भी चलते रहे, जब आते रहे चलते रहे, तो फिर अल्लाह का करम हुआ कि ऐसा ऐसा चलते चलते फिर कुछ अर्से के बाद 13 साल के बाद मुझे डीजी खान मेरी पोस्टिंग हो गई। तो डीजी खान रहा, डीजी का आने के बाद फिर मुझे भावनगर हार्बर में भी ट्रांसफर कर दी गई, फिर वापस डीजी खान, फिर लास्टली मैं चुनी में मेरी पोस्टिंग हो गई। फिर 2013 मेरी वही रिटायरमेंट हुई। कौन से ग्रेड में हुई रिटायरमेंट सर? 18 में। अच्छा अच्छा। बस वो 18 में मेरा, चूंकि उस वक्त ये था कि मेरी लेंथ ऑफ सर्विस भी थी, और मैं 18 की जो मेरी सैलरी थी वो मैं 18 को क्रॉस कर चुका था, मतलब 19 मेरा ड्यू था, लेकिन वो चूंकि रिजल्ट अल्लाह ताला की तरफ से जितना मिलना होता वही मिलता है, तो फिर वो 18 में मेरी फिर रिटायरमेंट हो गई, और उसके बाद फिर मैं लाहौर में सेटल हो गया। सर आजकल बच्चों का थोड़ा, हाँ बच्चे जैसे था वो ये था कि मेरे 4 बेटे हैं जी जी, और 2 बेटी हैं जी जी, और जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि यंग एज में शादी का फिर पता ये चला कि बेटी माशाल्लाह मेरी उस ग्रेजुएशन कर रही थी। तो मेरे अपने फैमिली में मेरे हमजुल्फ थे, उनका बेटा इंजीनियरिंग करके आर्मी इंजीनियर कैप्टन लग गया था। बस फिर उन्होंने रिश्ते की बात की, तो मैंने उस वक्त मेरी गालबन एज 45 थी कि मैंने बेटी की शादी। अच्छा माशाल्लाह। डीजी खान पहली, यानी मैं खुद भी उस वक्त लोग समझ थे कि शायद ये यंग मैन कौन है, उनको उस वक्त नहीं पता लग रहा था कि ये बेटी का बाप है जो अब बेटी को उनकी शादी कर रहा है। खैर अल्लाह ताला का करम हुआ, वो हुआ। इसी तरह बच्चे चूंकि थे वहीं पे, बड़े बेटे ने पहले एफएससी की, एफएससी के बाद उसका प्रोग्राम था आर्मी वगैरह जाने के लिए, लेकिन वो उधर ना जा सका। उसने फिर यहाँ बीकॉम में एडमिशन ले लिया, तो बीकॉम किया, बीकॉम के बाद उसने एमबीए किया, और एमबीए करने के बाद उसने ज्वाइन किया एज ए पेप्सी कोला में एज ए सेल्स। खैर उसके बाद वो चलता रहा। फिर छोटे बेटे ने, उसने भी यहीं से बीकॉम किया कॉलेज से, उसने फिर एमबीए किया। तीसरा बेटा हाफिज कुरान था, उसने भी पहले एफएससी की, एफएससी के बाद फिर जब उसने देखा कि वो उसको मेडिकल में नहीं जा सकता, तो उसने फिर वही तकलीफ करते भाइयों की, उसने कहा जी मैं हम भी ये
कॉमर्स की तरफ ही आ जाते हैं। तो उसने कॉमर्स ज्वाइन किया, फिर उसने बी.कॉम किया, बी.कॉम के बाद फिर एम.बी.ए किया। तो ये अल्लाह का शुक्र है, चारों बेटे एम.बी.ए करके अपनी अपनी फील्ड में बैठे हैं और अल्लाह का शुक्र है, और चारों मैनेजर पोस्टों पे हैं। बड़ा बेटा उसको तकरीबन 22 साल हो गए हैं, वो दुबई में ही है, यूएई में। हाँ जी, जो कंट्री मैनेजर है बड़ा बेटा। हाँ जी, कंट्री मैनेजर नहीं, मेरा समझ शायद उसमें है, हाई रैंक पे है। अच्छा। मैंने कभी उनको इस बारे में डिस्कस नहीं किया, बस तो डिस्कस उनको मिल रहा है, तो हमने कहा ठीक है, वो देख क्या देखने हैं। बड़ा बेटा अमार जो है माशाल्लाह हमारा स्टूडेंट है, आपके शेड्यूल वो यूएई में है, जी, वो बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे कंट्री मैनेजर है। तो उसके बाद फिर दूसरा बेटा जो था, जो जीशान था, वो भी आपके स्टूडेंट्स में ही रहा। हाँ, तो उसने भी वही एमए करने के बाद उसने यही ज्वाइन किया MBA डालडा। हाँ, डालडा के बाद फिर वो भी यूएई चला गया, सही। कुछ दिन यूएई में रहा, लेकिन उसको रिस्क दिरहम में नहीं था, उसके गाल में रिस्क था, रियालों में था। हाँ, तो उसने वहाँ सऊदी में अप्लाई किया, तो उसको वहाँ सऊदी में जॉब मिल गई, तो फिर वो सऊदी चला गया। सही। उससे छोटे छोटे जो हाफिज साहब थे, उन्होंने भी जब एमबीए किया, तो उन्हें फिर डालडा में, इसमें मिचल में ऑफर हुई, वो मिचल में एज ए मैनेजर चला गया। इस तरीके से वो अपनी अपनी फील्ड में चलते रहे। अच्छा, वो जो अब छोटा बेटा वो यहाँ पर है? छोटा बेटा, हाँ, नहीं वो भी जैसे उसने एमबीए किया था, हाँ, एमबीए करने में हुस्न इत्तेफाक, क्योंकि जब वो बच्चे अब इस फील्ड में थे, तो बड़े बेटे ने उसको वहाँ की जो वेबसाइट थी दुबई की, उनके लिए वो भेज दी, इसमें देखिए अपने लिए कोई जॉब अगर आपको सूट करती है। अल्लाह का करम ये हुआ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा कोई भी बच्चा जिसने एमबीए किया और वो 6 महीने भी फारिग नहीं बैठा। अल्लाह का करम है कि जैसे फारिग हुआ, कहीं ना कहीं उनको अल्लाह ताला ने रिज़्क़ पहुंचा दिया। तो इसी तरह से छोटे बेटे के साथ भी युवा किसने अभी वो दिया था, उसने वो दुबई में, यूएई में कुछ कंपनी ने उसको इंटरव्यू किया, पाकिस्तान में रहते हुए, ऑनलाइन इंटरव्यू, सही, और यहीं पे उसको सिलेक्शन होगी। सही। और उन्होंने उसको बाई ईयर वहीं यूएई उसको कॉल कर दिया, वो भी चला गया। बस इस तरीके से फिर चलता रहा सिस्टम। आज अल्लाह का शुक्र है, वो अपने अपनी जॉब पे हैं, बेटी दो थी, दोनों की शादी हो चुकी हैं, वो अपने बेघरों में आबाद हैं, हम अब आजाद हैं। अब देखें, एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है कि सर जो हैं, इन्होंने अपने कैरियर का आगाज जीटीएस से किया, जीटीएस की पूरी कहानी इन्होंने सुनाई, उसके बाद किस तरीके से इन्होंने एजुकेशन प्राइवेट हासिल की। और मैं बातें आपकी यहाँ टोक रहा हूँ आपको, जी, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं इस वक्त एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं जब हमारा नया सेशन शुरू होता था, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने तारुफ में अपना वो हिस्ट्री जो मेरे साथ गुजरी है उससे आगाज करता था कि बच्चों देखें, ये आप आए हैं स्टूडेंट में और जिंदगी में ऊंच नीच आते हैं, तो आपने डिसहार्ट नहीं होना। सही है। वक्त जैसे चलता रहे चलने दें उसको, आप अपने तौर पर जारी से रहे। तो ये वक्त जो है, इंसान जैसे जैसे चेंज करता है और उसके जो रास्ते खुलते जाते हैं। सही। तो मैंने स्केल नंबर 1 में भी काम किया, 5 में भी किया। आज अल्लाह को शुक्र आपके सामने मैं बतौर आपके टीचर यहाँ हूँ। बहरहाल मैंने कभी इसमें अपनी वो तस्दीक महसूस नहीं की, तो मैं मोटिवेशनली टीचर रहा हूँ, ये चीजें आगाह करता था कि कभी डिसहार्ट नहीं होना। और ये अल्लाह का शुक्र, मैं आज भी अल्लाह का करम है मुतमिन जिंदगी। और प्रोफेसर जमान साहब जो हैं, ये अभी कभी दुबई होते हैं, कभी सऊदी अरब होते हैं, और कभी जनाब किसी और मुल्क में होते हैं। माशाल्लाह। जमान साहब ने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.